हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑर्गेनेली की जो सेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उस सेल का नाम, जो ऑर्गेनेली है उसका क्या नाम है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। क्या एक लाइन आपने, मैं कहता हूँ हर बच्चे को पता होगी क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बात हम सबको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब सवाल आता है कि आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपको कैसे मिलेगा? जब हम आगे इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास ये सेल है। अब इस सेल में मान लो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। आप ऐसा समझो, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते, अगर माइक्रोस्कोप में भी देख रहे हैं, लेकिन इसको हम वैसे नहीं देख सकते जब तक इसको हम क्या ना करें, स्टेन ना करें। तो इसकी स्टेनिंग करनी ज़रूरी है। स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए हमें उसकी क्या करनी पड़ती है? स्टेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो शेप और साइज है ये वेरी कर सकता है। अब ये वेरी कैसे कर सकता है कि जो सेल है, मान लो ये सेल है, इस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे, वो किस तरह से काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो शेप और साइज है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो टिपिकली अगर हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका साइज कितना होता है, टिपिकली जो हमारे पास कितना होता है, हमारे पास वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है हमारे पास। ठीक है, और एक्यूरेट अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज कितना होता है हमारे पास? 0.5 माइक्रोमीटर। इसका जो साइज होता है कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, जबकि जो इसकी लेंथ होती है, देखो ये जो साइज किसकी बात करें हम? डायामीटर की। किसकी? डायामीटर। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, किसकी बात करूं? लेंथ की, तो कितने होते हैं हमारे पास? 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर ये हमारे पास हो सकती है। किसकी लेंथ? माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हमने एक बात देखी कि जो सेल है, सेल के अंदर अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो उसकी स्पेसिफिकली हमें क्या करना पड़ेगा? उसको स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग मतलब उसके अंदर हमें कोई डाई डालनी पड़ेगी जिससे हम उसको देख सकें। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कैसा होता है? एक ध्यान रखना, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। वो कैसे? अब देखो मैं ध्यान से बताऊँ, देखना यहाँ पर, अगर मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है, मैं किसका स्ट्रक्चर बनाऊँ बेटा जी? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ध्यान से देखना, ध्यान से किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया का। भैया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, पहले बता रहा हूँ, इसको जज मत करना। ठीक है, तो सिंपली ऐसा समझो ये माइटोकॉन्ड्रिया एज्यूम कर लो। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम की पिक्चर भी लगा दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हो। अब ध्यान से समझना, ये वाली जो है, ये वाली है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। और ये जो बीच का स्पेस बच गया ये वाला, ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो ये आपको अंदर का दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है, ये है, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ये एक डेंस सब्सटेंस होता है मैट्रिक्स। ठीक है, और जो आपको ये इनफोल्डिंग्स दिख रही है, जो ये इनफोल्डिंग्स दिख रही है आपको, ये वाली इनफोल्डिंग्स दिख रही है, ये इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। आई होप आपको डायग्राम समझ आ गया होगा क्या, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहली बात ध्यान रखना, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर एक हमें आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, एक इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, इनफोल्डिंग्स, क्रिस्टे क्या हमारे पास? इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और मैट्रिक्स क्या हमारे पास? एक डेंस सब्सटेंस है। ठीक है, जो किसके अंदर होता है? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यहीं पर जो पूरी की पूरी सेल है, ऐसा समझो, मान लो
जैसे आपका घर है, घर में क्या होता है, कहीं पर एक ऐसी जगह जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पूरी जगह पे, घर के अंदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्या आ रही है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ऐसे ही पूरी सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे इससे क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में ये देता है हमारे पास, एटीपी की फॉर्म में देता है। क्या किस फॉर्म में देता है, एटीपी की फॉर्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया ही वो साइट है जहाँ पर क्या होती है हमारे पास, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी कौन सी होगी हमारे पास, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब, एरोबिक का मतलब क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एयर की प्रेजेंस में क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, इसके अंदर जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो सकता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। इसमें कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब और एक चीज ध्यान रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डिवाइड करता है, भैया माइटोकॉन्ड्रिया है, डिवीजन तो होगी, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड बाय फिजन। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसे डिवाइड करता है, बाय फिजन। ठीक है, बात समझ आ गई, कहीं पे डाउट हो जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के द्वारा डिवाइड करता है, इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए हो सकता है, राइबोसोम्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसके डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसकी लेंथ ध्यान रखना, डायामीटर ध्यान रखना, और पावर ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं से क्या मिलती है, इसको पूरी की पूरी सेल को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। जो एनर्जी मिल रही है वो कहीं से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। इस वाले टॉपिक को भी एक बार किससे पढ़ लेना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, तो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखो, पूरी एनसीईआरटी के अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ था उसको मैंने ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है भैया, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।